नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। उन्नाव में हुई घटना को लेकर परिवहन विभाग सतर्क हो गया है। बृहस्पतिवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भंवरनाथ में खड़े होकर परिवहन विभाग और पुलिस के सहयोग से 10 बसों व एक अर्टिगा को पकड़वा कर कंधरापुर थाने भेजा, जहां सभी गाड़ियों को सीज कर दिया गया। बताते चले कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार की सुबह बिहार से दिल्ली जा रही निजी बस ने दूध के टैंकर में टक्कर मार दी। इस घटना में 18 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार की सुबह भ्रमण पर निकले प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भंवरनाथ चौराहे पर अनगिनत वाहनों को खड़े देखा। उन्होंने परिवहन विभाग और पुलिस टीम के साथ इन निजी बसों की जांच और धरपकड़ शुरू कराई। इस दौरान उनके द्वारा कुल 11 वाहनों को पकड़कर कंधरापुर थाने भेजा गया, जिसमें 10 बस और एक अर्टिगा कार शामिल रही। परिवहन मंत्री द्वारा पकड़ी गई गाड़ियों को कंधरापुर थाने पहुंचकर सीज कराया गया। इस कार्रवाई से निजी वाहन संचालकों में हड़कंप मचा रहा। गाड़ी मालिकों द्वारा इस कार्रवाई के शुरू होने पर भंवरनाथ पहुंचने वाली अन्य गाड़ियों के चालकों को फोन कर रास्ते में ही कहीं गाड़ी को रोकने के निर्देश दिए जाने लगे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इन लोगों के द्वारा रॉन्ग साइड में गाड़ियों को खड़ा किया गया था। दूसरे प्रदेशों के नंबर लगी गाड़ियों को यहां से चलाया जा रहा है। न तो इनका फिटनेस है और न ही इंश्योरेंस है। यह लोग बिना परमिशन के ही यहां से नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली तक सवारियों को बिना परमिट के ही ढोया जाता है। ऐसी गाड़ियों को आज परिवहन विभाग के साथ मिलकर सीज किया गया है। अक्सर जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसे देखते हुए आज यह कार्रवाई की गई है। अभी 1.5 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को अभी सीज किया गया है, जो रॉन्ग साइड खड़े किए थे सड़क पे। इनके जो नंबर से कोई अरुणाचल प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, नागालैंड के हैं, और ये गाड़ियां यहीं चलाते हैं। आजमगढ़ से नोएडा चलाते हैं, आजमगढ़ से दिल्ली चलाते हैं, गाजियाबाद चलाते हैं। जो A to Z जो है उत्तर प्रदेश में चलाते हैं। दूसरे स्टेट का रजिस्ट्रेशन है। गाड़ियों को, कई गाड़ियों को फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है। ये परमिट व्यवस्था का भी उल्लंघन करते हैं। ये टूरिस्ट में पास हैं और ये पैसेंजर उठाते हैं, हर जगह पैसेंजर उतारते हैं। तो ये आज ओवरलोडिंग चलते हैं। इनकी जो क्षमता है, क्षमता से ज़्यादा लोगों को गाड़ी में ले जाते चलते हैं। अभी कल भी एक्सीडेंट हुआ था भोर में, परसों भी हुआ था भोर में। तो ये लोग इस तरह से पासर के माध्यम से गाड़ी चलाते हैं। आज हमने आजमगढ़ में अपने डीटीसी और आरटीओ के साथ यहाँ पर हमने भी छापा मारा, क्योंकि चेकिंग चल रही थी। गाड़ियाँ ये लोग इधर साइड में ले आकर के रॉन्ग साइड खड़ा किए थे। ये सब गाड़ियाँ सीज की गई हैं। प्रशासन को बुला के ये सभी गाड़ियों को थाने में बंद करा दिया गया और इसकी पूरी जांच हो रही है। और इसमें कहीं कमी आएगी तो इनके मालिकों पर भी कार्रवाई की। सर, क्या हिदायत दिया गया इन लोगों को आगे से ऐसे चलने के लिए? आप कोई भी बिना फिटनेस के, बिना परमिट के, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट लिए कोई भी गाड़ी अब सड़क पर नहीं चलेगी। यदि ये लोग चलाते पाए जाएंगे तो गाड़ी सीज होगी और इन लोग के खिलाफ में FIR करके इन लोगों पर भी कार्रवाई की। वहीं ARTO प्रवर्तन RN चौधरी ने बताया कि शासन की तरफ से निर्देश मिले थे, जो गाड़ियां रोड पर चल रही हैं, उनकी जांच की जाए।
जिसमें यह निर्देश था कि अगर कोई परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर किसी गाड़ी का फिटनेस फेल है तो गाड़ी मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए, जिसके तहत आज कार्रवाई की गई है। हमारा यह अभियान 31 जुलाई तक जारी रहेगा। उसे शासन से ऑलरेडी कल से ही आदेश हो गया है इस तरह की गाड़ियों पर जो हाईवे पर चल रही हैं और एक ही रूट पर लगातार चल रही हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। और यदि जो है वो परमिट शर्तों को उल्लंघन कर रहे हैं, उनके कागज़ कोई इनवैलिड हैं, तो उनको तत्काल कार्रवाई की जाए। दूसरा जो है, यदि परमिट शर्तों का बार बार उल्लंघन किया जा रहा है तो उनके परमिट के कैंसिलेशन की कार्रवाई की जाए और लाइसेंस के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। दूसरा ये है कि अगर जो है फिटनेस इनवैलिड है तो उनके विरुद्ध FIR कराने के भी आदेश हुए हैं। बिना फिटनेस के अगर गाड़ी चल रही होगी और पाई जाएगी चलते हुए तो उसके विरुद्ध FIR किसके विरुद्ध होगी? और ओनर के विरुद्ध होगी। अगर वो फिटनेस जान करके कैंसिल है, मतलब समाप्त है और चलवा रहा है, तो उसके विरुद्ध FIR। आज मंत्री जी भी उतर गए हैं, क्या माननीय मंत्री जी का दौरा था, जाते समय गाड़ियां इकट्ठा खड़ी हुई दिखाई पड़ी तो उन्होंने चेक करने के लिए निर्देशित किया। चेक करने पर ये सब बताए कि हम डेली जो है यहाँ से दिल्ली चलते हैं, तो कोई भी ऑल इंडिया परमिट की कॉन्ट्रैक्ट करी की गाड़ी सेम रूट पर, सेम टाइम पर, सेम डे, हर डे नहीं चल सकती है। इसलिए जो है ये कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाती है। क्या आगे भी इस तरीके की हाँ, ये लगातार चलती रहेगा। अभियान जो है 31 तक अभी आदेश हुआ है, 31 तक हम लोग करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई आदेश होगा तो आगे भी करेंगे। ठीक है, ये लोग चलें लेकिन सेम डे सेम टाइम पर डे एक ही रूट पर, मतलब परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चल रहे हैं। अभी आपका ये निर्देश होगा कि परमिट की शर्तों का उल्लंघन ही न करें। जी। गुरुवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा तहसील सगड़ी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महुला, गांगेपुर, हाजीपुर बाढ़ चौकियों पर उपस्थित ग्रामीणों को बाढ़ से बचने के बारे में बताया गया और संबंधित अधिकारियों को बाढ़ से अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि बाढ़ क्षेत्र में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, साफ सफाई, स्वच्छता पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें, गांव में दवा का वितरण करें तथा पशुओं का टीकाकरण और प्रभावित लोगों को सकुशल बाहर निकाला जाए। किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी बाढ़ चौकियां अलर्ट मोड पर रहें और संबंधित सभी कर्मचारी बाढ़ चौकियों पर 24 घंटा निगरानी करें, जिससे ग्रामीणों को किसी प्रकार की समस्या न हो। अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि घाघरा नदी का पानी खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। इसके साथ ही जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने तहसील सगड़ी में वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान CCTV कैमरा, फायर एक्सटिंग्यूशर, दरवाजे पर लगा ताला आदि को देखा गया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, अधिशासी अभियंता अरुण देवचल, उप जिलाधिकारी सगड़ी नरेंद्र गंगवार, तहसीलदार सगड़ी विवेकानंद दुबे, सहायक अभियंता अरविंद यादव, सहायक अभियंता धनंजय यादव, अवर अभियंता संजय कुमार, अवर अभियंता अवनीश कुमार उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को 8 जुलाई से अपनी हाजिरी ऑनलाइन दर्ज कराने का आदेश किया, जिसके विरोध में प्रदेश भर के विभागीय शिक्षक लामबंद हो गए। सरकार के फरमान पर पानी फेरते हुए अपने अरमान जाहिर कर दिए। शिक्षकों की सामूहिक शक्ति व बहिष्कार के चलते फिलहाल सरकार बैकफुट पर है। तमाम विरोधी पार्टियों व उनके नेताओं के द्वारा शिक्षकों का समर्थन करने से वह भी सोच विचार में पड़ गई है। बावजूद इसके सरकार के इस फैसले को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी जरूरी है, इससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। अटेंडेंस की बात है तो अटेंडेंस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब प्राथमिक विद्यालय में अटेंडेंस तो बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि बिना नियम कानून के, बिना किसी संयमित अगर आप नहीं हैं, अगर आप समय से नहीं जा रहे हैं, समय से आप नहीं आ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। और अगर आप समय से जा रहे हैं, समय से आ रहे हैं, फिर आपको डर किस बात का कि अटेंडेंस मतलब कि ठीक नहीं है, गलत है। अटेंडेंस तो आपको देना पड़ेगा। कितना सुधार होगा शिक्षा विभाग? क्या कह रहे हैं? शिक्षा विभाग में कितना सुधार होगा पढ़ाई के लिए? नहीं, पढ़ाई का जो रहा कि आप पढ़ाई के मामले में रहा कि जब आप समय से रहेंगे, पूरा समय देंगे, तो निसंदेह है कि आप शिक्षा का जो स्तर है वो सुधरेगा। बच्चे आपके गाइडेंस में रहेंगे। जो बच्चे आपकी चीज़ों का अनुसरण करेंगे, आपकी बताई चीज़ों को सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे तो अच्छा रहेगा। ये तो विभाग में अब जो मतलब शिक्षक आ रहे हैं, बहुत अच्छे शिक्षक आ रहे हैं, वो अगर पूरा समय देंगे तो जो हमारे कॉन्वेंट के मतलब स्कूल हैं, जो कॉन्वेंट में लोगों का ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा सारी चीज़ें लगती हैं, वो चीज़ें हमारी बचत होंगी, जो कि हमारे घरेलू खर्चों पे अमल होगा। और हमारा जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ करके हमारे शिक्षा विभाग शिक्षा का स्तर जो है वो ऊंचा आएगा और बच्चे अच्छे निकलेंगे हमारे। जो सब विरोध कर रहे हैं उस पर क्या करना आपका? इस पर विरोध करना ही नहीं चाहिए। विरोध जो लोग कर रहे हैं वो हमें लगता है कि काम वो लोग नहीं करते होंगे, तभी विरोध कर रहे हैं। काम करने वाला व्यक्ति विरोध क्यों करेगा कि मैं समय से आऊँ या समय से जाऊँ? वो तो जो लोग निकम्मे टाइप व्यक्ति होंगे, मेरा कहने का तात्पर्य गलत ना निकालें, वो जो काम ना करने वाले व्यक्ति होंगे वो इसका विरोध नहीं मतलब करेंगे, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं सोचता नहीं है कि हमें अटेंडेंस देना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। राजनीति, शिक्षा विभाग, शिक्षक लोग को राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग मैं देखता हूँ प्राय बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जा कर के कचहरी पे खड़े होकर के पान की दुकान पे खड़े होकर के राजनीति करते हैं। वो चीज़ें नहीं है। आप अपने समय का आप ध्यान दीजिए। बच्चों पे पूरा फोकस आपका होना चाहिए। बच्चों के शिक्षा दीक्षा पे फोकस होना चाहिए, उनके हर एक एक्टिविटी को, क्योंकि वो मतलब क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो प्राथमिक विद्यालय में शुरुआत से जाते हैं, आपकी बताई हुई चीज़ों को वो जीवन भर अनुसरण करते हैं। जब आप समय देंगे, सही चीज़ें बताएंगे, तो बच्चे हमारे निसंदेह बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छी बात है जो ये शिक्षा व्यवस्था में जो अटेंडेंस की व्यवस्था हो रही है, ये होना चाहिए। अगर अटेंडेंस की व्यवस्था हो जाएगी तो जो है प्राथमिक शिक्षा में सुधार आएगा। शिक्षक समय से स्कूल में जाएंगे और जब वो स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को शिक्षा देंगे, और हमारे जो है प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का भी फिर जो है उसमें बढ़ेंगे बच्चे, और शिक्षा व्यवस्था में भी बढ़ाई होगी, उसमें सुधार होगा उसमें। ये तो बहुत ज़रूरी है। ये तो पहले भी हो जाना चाहिए, लेकिन अब हो रहा है, ये होना चाहिए। अगर शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना है तो अटेंडेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। वो विरोध कर रहे हैं, वो गलत विरोध कर रहे हैं ना। वो सरकारी हैं, वो इतना अपना तनख्वाह ले रहे हैं, तो बच्चों को उनको पढ़ाना चाहिए। जो सही में शिक्षक है, जो शिक्षा देने वाला है, जो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, वो नहीं विरोध कर रहा है। विरोध तो वो कर रहे हैं जो अनियमितता में लिप्त थे, जिसको समय से जाना नहीं है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है, वही विरोध कर रहे हैं। जो सही माने में शिक्षक हैं, जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, जो सोच रहे हैं कि हमारे शिक्षा का स्तर बढ़े, सुधार हो, वो इसका विरोध नहीं कर रहे। लग रहा है सरकार द्वारा जो लगाए जा रहे हैं शिक्षकों के ऊपर, कितना सही है कितना गलत है? ये शिक्षक को जो उपस्थिति से डर रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं पहुँचते नहीं हैं। कभी 10 बजे पहुँचेंगे, कभी 11 पहुँचेंगे, कभी नहीं पहुँचेंगे, अटेंडेंस रूम लग जाता है। तो ये लोग इससे बचने के लिए जो है उसमें अटेंडेंस नहीं देना चाह रहे हैं, क्यों अगर हम टाइमली नहीं पहुँचेंगे तो गैरहाजिर हो जाएंगे। वैसे आवे जाए न आवे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार की ये योजना है, शिक्षा विभाग कितना सही कर सकती है? सरकार की योजना है कि किस हद तक सही है? प्राथमिक विद्यालय कम से कम ये हो जाएगा कि टीचर लोग समय से स्कूल पहुँचेंगे, अब बच्चों को पढ़ाएंगे। इससे बच्चों की पढ़ाई भी होगी, अब विकास भी होगा बच्चों का, बहुत फ़ायदा इससे है। लेकिन लोग पहुँचते नहीं हैं। किसी स्कूल में एक टीचर पहुँचे, किसी हैं 5-5, 6-6 टीचर रहते हैं, पहुँचते हैं 1-2 कभी कभी, वो भी नहीं पहुँचते हैं। इसलिए वो अटेंडेंस जो ले रही सरकार वो बहुत उचित है, और उस हिसाब से उनको देना चाहिए अटेंडेंस। भाई विरोध इसलिए कर रहे हैं, जो लोग नहीं जाते हैं स्कूल पढ़ाने के लिए, वो विरोध करेंगे ही करेंगे। विरोध करेंगे तभी तो उनका काम ठीक हो जाएगा। विरोध नहीं करेंगे तो फिर अटेंडेंस लेंगे तो पहुंचना पड़ेगा। आम जनता का जो सरकार द्वारा जो लगाई गई ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे से 100% सही है। भाई कोई मजबूरी होती है कभी कभी, तो उसके लिए आप आवाज़ उठाइए कि भाई ये मजबूरी है, नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसका भी सरकार समाधान करेगी। सरकार द्वारा जो है शिक्षकों मास्टरों को 1 से 1.5 लाख रुपया तनख्वाह वेतन दिया जा रहा है,
और ये लोग घर पे ही रह कर जो है वो वेतन का दुरुपयोग करते हैं। अटेंडेंस सुबह और शाम दोनों होना चाहिए कि कब आए अटेंडेंस लगाए, और जब ये जा रहे हैं तभी अटेंडेंस होना अनिवार्य है। सरकारी जनहित में शिक्षा सुधारने के लिए, हाँ, ये शिक्षा सुधारने के लिए जो सरकार ने नीति लगाया है ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उसमें वो गलत है जो विरोध। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव रहा। इसके बाद अब प्रत्याशियों के खर्चे के चर्चे शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सबसे ज्यादा खर्च किया। उन्होंने चुनाव के दौरान 72 लाख रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की। वहीं लालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट पर खर्च करने में भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर सबसे आगे रहीं। लोकसभा चुनाव के लिए 16 मार्च को आचार संहिता लागू की गई थी। 25 मई को मतदान और 4 जून को मतगणना व अगला कार्य संपन्न हुआ था। आजमगढ़ लोकसभा सीट से 9 और लालगंज सुरक्षित सीट से 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सभी प्रत्याशियों को चुनाव में हुए खर्च का पूरा विवरण परिणाम की घोषणा के 26वें दिन यानी 30 जून तक जमा कर देना था। निर्धारित अवधि में सभी प्रत्याशियों ने चुनाव में खर्च हुई धनराशि विवरण प्रस्तुत कर दिया। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी व भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सर्वाधिक 72,23,090 रुपए खर्च किए, जबकि दूसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव रहे। उन्होंने 65,92,719 रुपए खर्च किए। तीसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी मसूद सबीना अंसारी ने 39,58,535 रुपए खर्च किए। इसी प्रकार से जनराज्य पार्टी के प्रत्याशी पारस यादव ने 2,58,145 रुपए, मौलिक अधिकार पार्टी के प्रत्याशी रविंद्रनाथ शर्मा ने 50,558 रुपए, निर्दल प्रत्याशी पंकज कुमार यादव ने 51,887 रुपए, विजय कुमार ने 69,466 रुपए, शशिधर ने 1,31,488 रुपए और सबसे कम धनराशि मूल निवास समाज पार्टी के प्रत्याशी महेंद्रनाथ यादव ने 25,000 रुपए खर्च किए। इसी प्रकार लालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर ने सबसे अधिक 56,09,747 रुपए खर्च किए। दूसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज ने 46,01,687 रुपए, तीसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी ने 22,964 रुपए खर्च किए। इसी प्रकार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार गंगादीन ने 1,22,282 रुपए, निर्दल उम्मीदवार रामप्यारे सरन विजेता ने 1,12,308 रुपए, सुष्मिता सरोज ने 32,440 रुपए और सबसे कम धनराशि जनक्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के उम्मीदवार बालिंदर ने 24,069 रुपए खर्च किए। जानकारी मुख्य कोषाधिकारी अनुराग कुमार श्रीवास्तव ने दी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी प्रत्याशियों के खर्चे और उनके दैनिक लेखा रजिस्टर कोषागार में जमा करा दिए गए हैं और इनका विस्तृत विवरण बना करके जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर से सभी खर्चे का विवरण राज्य निर्वाचन आयोग में कल दिनांक 10/7/24 को प्राप्त करा दिया गया है और वहां रिसीव भी हो गया है सब चीज़ें। सबसे अधिक खर्चा आपके लालगंज में इनका रहा श्री नीलम सोनकर जी का, श्रीमती नीलम सोनकर का लगभग 57 लाख रुपए रहे इनके, और आजमगढ़ में श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का 72 लाख के राउंड में खर्चा रहा। दूसरे नंबर पे जो है लालगंज में आपके श्री दरोगा प्रसाद सरोज जी रहे जिनका 46 लाख रुपए के राउंड फिगर में खर्चा रहा, और आजमगढ़ में दूसरे नंबर पे श्री धर्मेंद्र यादव जी रहे जिनका कि 65 लाख रुपए के राउंड फिगर में खर्चा रहा।
आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के रामगढ़ इसरापार मुख्य आरसीसी मार्ग पर 15 ट्राली मिट्टी डालने से रास्ता हुआ बाधित। ग्रामीणों ने मिट्टी डालकर अवैध कब्जा करने का लगाया आरोप, किया प्रदर्शन। रामगढ़ इसरापार मुख्य आरसीसी मार्ग पर गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य अजीत राय ने ग्राम प्रधान के भतीजे प्रीतेश राय, माता प्रसाद, ज्ञानेंद्र राय, अजय राय व चंदन राय पर 15 ट्राली मिट्टी डालकर अवैध कब्जा करने व मार्ग बाधित करने का आरोप लगाया। उपजिलाधिकारी सगड़ी नरेंद्र कुमार गंगवार व जिलाधिकारी आजमगढ़ और मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्रार्थना पत्र देकर रास्ता से मिट्टी हटवाने की गुहार लगाई। वहीं दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने बुधवार को अवरुद्ध मार्ग पर प्रदर्शन कर रास्ते पर से मिट्टी हटाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि रामगढ़ इसरापार के मुख्य मार्ग बाधित होने से ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मिट्टी डालने से मार्ग पर जल भराव हो गया है, जिससे रास्ते से गुजर रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर मुख्य मार्ग को खाली करने की मांग की। प्रदर्शन करने वाले लोगों में मुख्य रूप से रामवृक्ष, सूर्यनाथ, मोहम्मद, शमशाद, जुबेर हसन, तेज प्रताप राय, अजीत राय, विनोद त्रिपाठी, घनश्याम राय, आदित्य उपाध्याय, गिरीश, विजय राय, सत्यशील सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। गांव रामगढ़ है और रामगढ़ का मामला ये है कि पीडब्ल्यूडी की रोड हमारे दरवाजे तक है। उसके बाद हमारे दरवाजे से ओम प्रकाश राय और रामवृक्ष राय के दरवाजे तक आरएस से 2011-12 में रोड बनी थी, सीसी रोड। उसके कुछ दबंगों द्वारा जो है जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है और पानी हमारे दरवाजे पर और पंडित जी लोग हैं, उन लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। इसलिए तत्काल प्रभाव से रास्ता खुलवाया जाए। एसडीएम को दरखास्त दिए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए जो है अब मीडिया को बुला करके हम सोच रहे हैं कि इसको जो है न्यूज चलवा। क्या आप डीएम साहब को दिए हैं, क्या दरखास्त? डीएम साहब को भी दिए हैं, 8 तारीख को दिए हैं और 3 तारीख को एसडीएम साहब को दिए हैं। तो एसडीएम साहब भी अभी तक कार्रवाई नहीं किए। नेकपाल का अनुभव आए और देख कर चले गए और प्रशासन लापरवाही करे, जबकि सामने गढ़ही है, हर चीज है, गढ़ही पे भी कब्जा है सबका। अच्छा, कितने घरों का रास्ता बाधित हुआ इससे? कम से कम 500 घर ऐसी सब लोग गांव के आते जाते हैं, दूसरे गांव के लोग भी आते जाते हैं और गांव के भी लोग आते जाते हैं। मुख्य मार्ग 2 गाँव को जोड़ता हुआ है रास्ता है, जोड़ता है रास्ता ये। कौन कौन लोग रोके हैं इसको? ज्ञानेंद्र राय, पुत्र राजेश राय और माता प्रसाद राय और प्रीतेश राय प्रधान के जो भतीजे हैं, पुत्र जगन्नाथ राय, इन्होंने जो है मट्टी 20 टाली अभी जल्दी गिरवा दिए हैं। 8-10 रोज हुआ है, उसके बाद पानी का जल भराव हो गया है गांव में और इससे बड़ी समस्या होगी जी। क्या मतलब कोई कार्रवाई नहीं तो आगे क्या करेंगे आप? अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो भूख हड़ताल पे धरना देंगे और नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे मामले को लेकर के। कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी आजमगढ़ के निर्देश क्रम में कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण की योजनांतर्गत जनपद स्तरीय खरीफ गोष्ठी 2024 का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ में कृषि विभाग आजमगढ़ द्वारा किया गया। इसी कार्यक्रम के साथ आत्मा सूचना तंत्र त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम की विकास खंड पलहनी की विकास खंड स्तरीय गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना द्वारा कृषकों को मोटा अनाज श्री अन्न की खेती करने हेतु जागरूक करते हुए इसके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा चयनित कृषकों को श्री अन्न के निःशुल्क मिनी किट का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग करते हुए मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता द्वारा एग्री स्टैक कृषक रजिस्ट्री पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में जनपद के सुदूर क्षेत्रों से आए तमाम कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ के वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी सिंह द्वारा तिलहनी फसलों की खेती पर विस्तृत चर्चा की गई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर नायक द्वारा फसल प्रबंधन एवं मक्का की खेती पर कृषकों को विस्तार से जानकारी दी गई। संयुक्त कृषि निदेशक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ गोपाल दास गुप्ता द्वारा कृषकों को ट्राइकोडर्मा से बीज एवं भूमि शोधन की जानकारी देते हुए इसके प्रयोग की अपील की गई। उप कृषि निदेशक आजमगढ़ मुकेश कुमार द्वारा विभागीय योजनाओं में कृषकों को देय अनुदान की जानकारी दी गई।
उप कृषि निदेशक द्वारा कृषकों को सहफसली खेती को अपनाने का सुझाव दिया गया तथा कृषि के साथ साथ एफपीओ तथा अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ लेते हुए उन्हें भी अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। जनपद स्तरीय खरीफ गोष्ठी में कृषि एवं संवर्गीय विभागों द्वारा आकर्षक स्टॉल लगाकर मौके पर कृषकों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गोपाल दास गुप्ता संयुक्त कृषि निदेशक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़, उप कृषि निदेशक आजमगढ़, जिला कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी ऊसर सुधार, अधिशासी अभियंता जल निगम, सहायक आयुक्त कोऑपरेटिव, कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ के वैज्ञानिक गण एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य आजमगढ़, जिला उद्यान अधिकारी आजमगढ़ एवं पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि एवं अन्य कृषि संवर्गीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. Sarvodaya Public School near RTO office Harbanspur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. Lifestyle furniture, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।